हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट हम स्टडी कर रहे थे, तत्वों की आवर्तिता हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तत्वों की आवर्तिता मैंने बता दिया था कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब चीज़ हम क्लियर कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पॉइंट क्लियर किए थे। सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा परमाणु त्रिज्या, तीसरा आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ऐसे 5 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। इसी कड़ी में आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6 पर, विद्युत ऋणता। यह भी एक तत्वों का गुण है, यह भी एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। तो विद्युत ऋणता पर पीरियोडिसिटी का क्या इफेक्ट है, आवर्त का क्या इफेक्ट है, वर्ग का क्या इफेक्ट है, वो पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या चीज होती है, तो सुनना ध्यान से। आप कोई भी एक यौगिक ले लो, कोई भी यौगिक ले लो, जैसे मान लो HCl है, NaCl है, H2SO4 है, NH4Cl है, H2O है, CO2 है। कोई सा भी यौगिक ले लो, जैसे मान लो HCl हमने ले लिया। कौन सा यौगिक ले लिया? HCl। तो ये जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं ना, इनके बीच में कोई ना कोई तो रासायनिक बंध है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एकल बंध आता है। कौन सा बंध आता है? एकल बंध आता है। अब ध्यान रखना, एक बंध में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो अब विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य, 2 असमान परमाणु, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है। किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, मतलब इन दोनों में से इस रासायनिक बंध को किसने अपनी तरफ ज्यादा खींच रखा है। जैसे मान लो किसी चीज को 2 लोगों ने पकड़ रखा है, तो कौन से व्यक्ति ने, कौन से पर्सन ने, कौन से आदमी ने उस चीज को अपनी तरफ ज्यादा खींच रखा है। जो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ना, उसमें ज्यादा पावर है, उसने उस बंध को अपनी तरफ ज्यादा खींच रखा है। इस ज्यादा खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी 2 असमान परमाणुओं के मध्य या किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य, उनके मध्य में उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। किन्हीं 2 असमान, किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य, किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। ये देखो, इसे बोलते हैं विद्युत ऋणता। किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। अब हाइड्रोजन इस बंध को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है कि क्लोरीन इस बंध को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है? इन दोनों में से इस बंध को किसने ज्यादा खींच रखा है? आप चाहे कोई से भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। NaCl ले लो, Na और Cl के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आता है, HOH। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को सोडियम ज्यादा खींच रहा है कि क्लोरीन? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है कि हाइड्रोजन? ये चीज विद्युत ऋणता होती है। किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य, किन्हीं 2 असमान परमाणुओं के मध्य उपस्थित रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को, पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। अब आपको पता लगाना है आवर्त के लिए और वर्ग के लिए, आवर्त के लिए और वर्ग के लिए। आवर्त के लिए विद्युत ऋणता क्या है, वर्ग के लिए विद्युत ऋणता क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। देखो कैसे,
पीरियड। सबसे पहले बात करें किसकी, पीरियड की। देखो पीरियड में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं। किसके अंदर, आवर्त के अंदर। अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लो, वैसे जो विद्युत ऋणता है ना, उसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, ये आप कभी नहीं भूलोगे। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, और वो है फोन। कौन सी ट्रिक याद करनी है, इसको यहीं लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, FON, फोन। क्या ट्रिक है, फोन। F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। सबसे अधिक अगर कोई विद्युत ऋणी तत्व है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा इसकी, फिर ऑक्सीजन की, और फिर किसकी, नाइट्रोजन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणी, सबसे कम विद्युत ऋणी। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। फोन, फ्लोरीन और ये नाइट्रोजन। अब आप पता लगा लो फ्लोरीन तो कौन से वर्ग का मेंबर है, 17वें वर्ग का, सबसे लास्ट में। जैसे हम बनाए ना, सबसे पहला कौन सा है, हाइड्रोजन है, लीना के रिब सिस्फर, फिर बी मग केसर 12, केसर 12 पे डी ब्लॉक आ गया, उसको छोड़ दो आप। आगे से बात करें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये तो 17वें वर्ग का मेंबर है। कौन से वर्ग का मेंबर है, 17वें का। ऑक्सीजन कौन से का है, 16वें का। नाइट्रोजन कौन से का है, 15वें का। ये 14वें का, और बोरॉन 13वें का, और ये लास्ट में 18वां, ये दूसरा और ये पहला। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, एक से आप कहां पर पहुंच गए, 18वें से तो मतलब नहीं है, ये तो अक्रिय गैसें हैं, इनको आप छोड़ गए चलो हर चीज में। 17वें वर्ग तक पहुंचो। इधर से अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। वी विल गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। हम कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं आएंगे ना, तो बाएं से दाएं चलोगे तो आपको फ्लोरीन मिलेगा सबसे लास्ट में। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक। फ्लोरीन है वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन। तो अब बाएं से दाएं जा रहे हो, मतलब फ्लोरीन की ज्यादा है, तो विद्युत ऋणता बढ़ रही है। साफ साफ है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। समझ आई बात, बाएं से दाएं जाओगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है, आप देख सकते हो, फ्लोरीन 17वें वर्ग का मेंबर है और इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी ज्यादा, फिर कम है, फिर कम है। इधर आ रहे हो ना, इधर तो घट रही है, दाएं से बाएं आते हैं तो घटती है, लेकिन हम हमेशा कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं। तो विद्युत ऋणता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। कैसे रहेगी, बढ़ती है, ठीक है। ये तो थी किसकी बात, आवर्त की। और अगर बात करें एक वर्ग की, किसकी बात करें, वर्ग, ग्रुप की बात करें, ग्रुप की, किसकी बात करें, ग्रुप की। एक ग्रुप में हम अगर ऊपर से नीचे आए, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अगर हम ऊपर से नीचे आए तो हमें पता है परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ती जाएगी, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो परमाणु का आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता का मान घट जाता है। विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है, बिकॉज जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है, तो विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत, डेफिनेशन।
किन्हीं दो असमान परमाणुओं के मध्य उपस्थित रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहा जाता है। एक वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने से प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉन पकड़ मजबूत होती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होती है, इसलिए विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आओगे, वर्ग में चलोगे तो विद्युत ऋणता का मान घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए विद्युत ऋणता का मान घट जाता है। किसकी बात है? वर्ग की, और आवर्त में बढ़ जाता है। दैट्स क्लियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट। खत्म। अब देखो नंबर 7 पर कौन सा टॉपिक है? नंबर 7 नंबर 7 पर हम यही ले लेते, परमाणु का आकार। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो, एटम की जो साइज डिपेंड होती है ना, आप समझना इस पॉइंट को, थोड़ा सा लेंथ टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा इसके अंदर। एटम की जो साइज है, एटम की जो साइज है वो डिपेंड करती है बाह्यतम कोश की त्रिज्या तक। जैसे मान लो एक एटम है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, लिथियम है, 3 नंबर पर आता है, 1s2 2s1। लिथियम मतलब जैसे, चलो एक तो लिथियम ले लो, 1s2 2s1। एक ले लो कार्बन, 6 नंबर पर आता है, 1s2 2s2 2p6। सॉरी कार्बन मतलब ये भी गलत। सोडियम ले लो, एक 3 क्लास वाला ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके पास 2 क्लास है, इसके पास 3 क्लास है, तो लिथियम पहली क्लास दूसरी क्लास। सोडियम 3 क्लास है ना, 1 2 3, ठीक है। तो नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या, पहले पढ़ चुके हम। नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या। इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी, इसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी है, तो परमाणु त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतना ही परमाणु का आकार होगा, उतना ही परमाणु का आकार होगा। तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी ना, तो परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। तीसरी कक्षा है तो चौथी कक्षा आएगी तो और भी बड़ा, 5वीं कक्षा आएगी तो और भी बड़ा, 6वीं कक्षा आएगी तो और भी बड़ा। तो परमाणु का आकार सीधा सीधा डिपेंड करता है किसके ऊपर? परमाणुवीय त्रिज्या पर, परमाणुवीय त्रिज्या पर। अब ध्यान रखना, परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। हमें परमाणु की त्रिज्या ही पढ़नी है। अब कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। कौन कौन सी है तीनों? एक तो है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या। एक है वॉन डेर वाल त्रिज्या और एक है धात्विक त्रिज्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझना ध्यान से। तो आप पूरी बात लिखोगे, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और परमाणु की जो त्रिज्या है उसको कितने भागों में बांटा है? परमाणु की त्रिज्या उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने। 3 पार्ट कौन से हैं? सुनना ध्यान से। परमाणु का आकार को 3 भागों में बांटा है, सॉरी, परमाणु के जो त्रिज्या उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। नंबर 2 वान डेर वाल त्रिज्या। नंबर 3 आयनिक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। एटॉमिक जो रेडियस है आर डिवाइडेड 3 पार्ट्स।
एक तो कोवलेंट रेडियस है, एक वंडरवॉल रेडियस है, एक मेटालिक रेडियस है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये कोवलेंट रेडियस है, रेडियस ऑफ कोवलेंट। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या, रेडियस ऑफ वंडरवॉल, रेडियस ऑफ मेटालिक, ऐसे ये 3 टाइप की त्रिज्या होती है। अब हमें यही पढ़ना है कि तीनों ये त्रिज्या क्या है। परमाणु की त्रिज्या तो आप जानते हो, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। फिर ये 3 कहाँ से आ गई, फिर ये 3 कहाँ से आ गई, व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, व्हाट इज वंडरवॉल रेडियस, व्हाट इज मेटालिक रेडियस, ये 3 कहाँ से आ गई, तो समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं उठाता हूं किसको, सहसंयोजक त्रिज्या को। सबसे पहले जैसे मान लो 1 नंबर पर हमने ले लिया सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या। अब इसको समझना, देखो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। सहसंयोजक का मतलब है किसी एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य, क्योंकि सहसंयोजक जो बंध होता है वो समान, देखो सहसंयोजक जो बंध है वो समान परमाणुओं के मध्य भी पाया जाता है, असमान परमाणुओं के मध्य भी पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन यानी कि O2, तो O2 के मतलब O2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, Cl2, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर बात करें H2, हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग आ रही ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। अब ये जो त्रिज्या है कोवलेंट रेडियस है, ये जो त्रिज्या है कोवलेंट रेडियस है, ये जो त्रिज्या है ये भी कोवलेंट रेडियस है। तो कहने का मतलब ये है कि सहसंयोजक त्रिज्या कौन सी होती है, 2 समान परमाणुओं के मध्य, यानी कि एक ही तत्व यहाँ पर सेम है ऑक्सीजन, एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य जो बंध पाया जाता है ना, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और उनके बीच की जो त्रिज्या है उसे बोला जाता है सहसंयोजक त्रिज्या। ये समान परमाणु है, ये भी क्लोरीन का परमाणु, ये भी क्लोरीन का परमाणु, इनके बीच में जो बंध है सहसंयोजक बंध, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, इनके बीच में जो बंध है वो भी कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। और इनके बीच में जो रेडियस है वो भी सहसंयोजक, यानी कि कोवलेंट रेडियस। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे, एक ही मतलब समान परमाणु, समान तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य, समान तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य पाई जाने वाली त्रिज्या को, या इसको ऐसे बोल सकते हैं समान तत्व के 2 परमाणुओं के, अब सुनना इसकी ढंग से डेफिनेशन, समान तत्व के 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं O2 की बात करूं, ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये पहला ऑक्सीजन, ये इसका नाभिक, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये इसका नाभिक। अब सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, समान तत्व के 2 परमाणु, समान, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, समान तत्व के 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, ये नाभिकों के मध्य की दूरी है कि नहीं है, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग, ये जो दूरी आएगी ना, ये वाली दूरी, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। इसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। ऐसे आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये क्लोरीन का परमाणु, ये दूसरा क्लोरीन का परमाणु, ये क्लोरीन, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, ये जो दूरी है ना, ये सहसंयोजक त्रिज्या है। समझ गए, समान तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या, इसे सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, बात करें वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या, देखना, ध्यान देना, वंडरवॉल रेडियस। तो देखो जो वंडरवॉल त्रिज्या पाई जाती है ना, समझना ध्यान से, नोटिस करना मेरी बात को,
वोंडरवॉल त्रिज्या पाई जाती है अक्रिय गैसों के परमाणुओं में। किस में पाई जाती है? अक्रिय गैसों के परमाणुओं के मध्य। और अक्रिय गैसें कौन कौन से आपको पता है? हीना, नीना और कटरीना 0 रन पर, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सब कौन सी गैसें हैं? ये सब इनर्ट गैसें हैं। कौन सी गैस है? इनर्ट, मतलब अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। तो इन गैसों के परमाणुओं के मध्य जो दूरी है, इन गैसों के परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी का जो आधा भाग होता है ना, उसे बोलते हैं वोंडरवॉल त्रिज्या। अब देखो, ये जो अक्रिय गैस है आपको पता है इनकी संयोजकता 0 होती है, मतलब ये किसी से भी क्रिया नहीं करती है। अक्रिय गैसें आपस में किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाती है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है, ये किसी भी परमाणु से जुड़ नहीं सकती। तो इनके जो परमाणु है ना, वायुमंडल में दूर दूर पड़े रहते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये कोई अक्रिय गैस का परमाणु है, ये दूसरी अक्रिय गैस का परमाणु है। अब ये पास नहीं आ सकते, ये पहली बात तो क्रिया ही नहीं करेंगे, ये पास नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये नाभिक पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण होगा। तो इनको जितना पास आना था ना, ये पास आ गए, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते। तो अक्रिय गैसों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग है, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, यानी कि ये वाली दूरी, इसे बोलेंगे हम वोंडरवॉल रेडियस, रेडियस ऑफ वोंडरवॉल, वोंडरवॉल रेडियस। अक्रिय गैसों के परमाणुओं के मध्य, अक्रिय गैसों के परमाणुओं के मध्य उनकी नाभिक की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? वोंडरवॉल रेडियस। अब आप बताओ, ये सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्यादा होगा कि वोंडरवॉल का? साफ साफ ही दिख रहा है कि सर वोंडरवॉल त्रिज्या का मान ज्यादा होता है। देखो, सहसंयोजक त्रिज्या में जो परमाणु है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं ना, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो त्रिज्या तो वैसे ही कम हो गई। जबकि ये तो बहुत दूर दूर है, ये तो पास ही नहीं आ रहे, ये तो पास ही नहीं आ रहे, तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। ऐसे ही जो तीसरे टाइप की त्रिज्या है वो कौन सी है? धात्विक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है? धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, यानी कि Rm, मेटालिक रेडियस ऑफ मेटालिक। देखो, धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई धातु का क्रिस्टल है, मान लो कोई भी मेटल है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लो आप, उस मेटल की जो क्रिस्टल है, मेटल के क्रिस्टल यानी कि मेटल के परमाणुओं के मध्य, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग। जैसे मान लो ये कोई धातु की रोड है, ये कोई धातु की छड़ है। अब ये धातु के परमाणु आपस में, ये क्या है? धातु के परमाणु। मान लो 2 परमाणु हमने ले लिया, ये धातु का परमाणु, ये आपस में सटे हुए रहते हैं, टच रहते हैं ऐसे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे और एक दूसरे से दूर भी नहीं होंगे। ये जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में आपने क्या देखा? केस फर्स्ट में ये देखा कि समान तत्व के 2 परमाणु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो त्रिज्या बहुत कम हो गई। सेकंड केस में क्या देखा कि अक्रिय गैसों के जो परमाणु है वो दूर दूर है। और थर्ड केस में क्या देखा? यानी कि धातु के परमाणु एक दूसरे से ना तो ओवरलैप हो रहे हैं, ना एक दूसरे से दूर है, हाँ एक दूसरे से टच है, लेकिन वो एक दूसरे से टच है। तो ये वाला परमाणु, ये वाला परमाणु आपस में टच है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, ये नाभिक के बीच की दूरी और ये इसका आधा भाग, इसे बोलते हैं मेटालिक रेडियस, रेडियस ऑफ मेटालिक। तो देखो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। संयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? समान तत्वों के 2 परमाणुओं के मध्य उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग संयोजक त्रिज्या कहलाता है। सेकंड की बात करें वोंडरवॉल त्रिज्या, तो अक्रिय गैसों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग वोंडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। और किसी धातु के क्रिस्टल में 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? धात्विक त्रिज्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार एग्जाम में कि संयोजक त्रिज्या, वोंडरवॉल त्रिज्या और
धात्विक त्रिज्या में किसका मान सबसे बड़ा होता है और किसका मान सबसे छोटा है वो तो आप ही पता लगा सकते हो। इसके परमाणु दूर दूर है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, परमाणु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं, चढ़ रहे तो त्रिज्या सबसे छोटी होगी, ये टच हो रहे तो बीच का हो गया। तो आप कह सकते हो ना कि आर वी इज ग्रेटर देन आर एम इज ग्रेटर देन आर सी। सबसे ज्यादा जो मान होगा वो किसका है, वॉन डेर वाल त्रिज्या का। वॉन डेर वाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या का, और सबसे कम मान किसका होता है, सहसंयोजक त्रिज्या का। वॉन डेर वाल त्रिज्या सबसे अधिक, सबसे अधिक, इसका मान सबसे कम, सबसे कम। आई होप 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, एक तो विद्युत ऋणता वाला और एक परमाणु का आकार। परमाणु का आकार सीधा सीधा बेस्ड है किसके ऊपर, एटॉमिक रेडियस के ऊपर, और परमाणु की त्रिज्या 3 प्रकार की होती है, तीनों मैंने समझा दी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि बताओ परमाणु का आकार के लिए क्या आवर्तिता लगाओगे आप, परमाणु के आकार के लिए आवर्तिता कैसे बनाएंगे। आवर्तिता का मतलब पहले आवर्त के लिए और फिर वर्ग के लिए, पहले आवर्त के लिए फिर वर्ग के लिए। आवर्त में कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट, कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट। तो सोचो अगर एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाए, एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा। देखो सुन लो ध्यान से, अगर एक आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हो ना तो कोष की संख्या कभी नहीं बढ़ती, कोष की संख्या समान रहती है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो, सबसे इधर लिथियम है और सबसे लास्ट में जैसे फ्लोरीन है, ये 3 पे आता है, ये 9 पे आता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s1, इसका क्या है 1s2 2s2 2p5। तो ये भी दूसरी क्लास है, ये भी दूसरी क्लास है। एक आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो कोष की संख्या कभी नहीं बढ़ती, कोष की संख्या नहीं बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी नहीं बढ़ेगा, कोष की संख्या समान रहती है। उल्टा अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों पर प्रोटॉनों की पकड़ क्या हो जाती है, मजबूत, तो परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, जिससे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत होती है, जिससे परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है, ना कि बढ़ता है। तो समझ गए होंगे, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है, एक ही आंसर देना है, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, जिससे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की तरफ खींचेंगे तो आकार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर बात करें किसकी, वर्ग की, किसकी बात करें, वर्ग की, पीरियड की बात करें हम, सॉरी ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में तो कहां से कहां जाते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आते हैं तो डेफिनेटली कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आप कह सकते हो वी कैन से दैट द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज बिकॉज वी विल गोइंग टू पीरियड इन अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो डेफिनेटली आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है। ये लो, ये किस्सा ही खत्म कर दिया पीरियोडिक टेबल का। सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक तो संयोजकता बच रही है और एक बच रहे धात्विक और अधात्विक गुण। दोनों लेंथी है, एक क्लास, एक लेक्चर लगेगा पूरा दोनों के अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करेंगे। तब तक के लिए आप इनको ढंग से फेयर करो, नोट्स बनाओ और इनका जो होमवर्क मिल रहा है उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमने आज क्लियर किए, एक तो विद्युत ऋणता और एक क्लियर किया परमाणु का आकार। परमाणु के आकार के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी पढ़ ली, सहसंयोजक त्रिज्या, वॉन डेर वाल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। सॉरी, ये आयनिक त्रिज्या नहीं है, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। आवर्त और वर्ग के लिए भी परमाणु का आकार पढ़ लिया। आवर्त के लिए परमाणु का आकार घटता है और वर्ग के लिए परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये भी आप लोगों को ढंग से पता है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हमारा टॉपिक रहेगा संयोजकता। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।